आज की इस वीडियो में आपके साथ ऐसी 5 ज़बरदस्त किस्म की टिप्स शेयर करूंगा कि अगर आप एरास्मस फंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 50 to 70% इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि मैंने ये खुद टिप्स अप्लाई की थी और बेस्ड ऑन दिस टिप मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैं फिर एजुकेशन के लिए यूरोप आया था और मैंने यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। सो मैं आपको बताता चलूँ कि ये नहायत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ वही बंदा बता सकता है जो कि एरास्मस फंड स्कॉलरशिप पे खुद आया हो। और मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके देखें तो मेरी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी एरास्मस फंड स्कॉलरशिप के ऊपर, और मैंने काफ़ी डिटेल से ईच एंड एवरी पॉइंट लोगों के लिए डिस्कस किया हुआ है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे, मैंने उसके साथ शेयर किया हुआ है कि आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह लिखना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह लिखने हैं, आपने अपनी सीवीज किस तरह बनानी है एरास्मस फंड स्कॉलरशिप के लिए, प्रोग्राम को किस तरह सेलेक्ट करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने वो शेयर किया हुआ है। तो मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जब मुझे टाइम मिला मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या फिर किसी को भी अगर उस क्वेरी का आंसर पता हो तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो चलिए अगर आप बात करते हैं कि ऐसी क्या 5 टॉप टिप्स हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है अगर आप एरास्मस फंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एरास्मस फंड स्कॉलरशिप के जो मैंने इंट्रोडक्शन है कि भाई आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपकी जो है ना लग्जरीज हैं, किस तरह प्रोग्राम्स ढूंढने हैं, तो इसके ऊपर मैंने रिसेंटली जो है वो वीडियो बनाई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, वो उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज मैं आपके साथ ऐसी सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगा जो कि मैंने उन वीडियोस में शेयर नहीं की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एरास्मस फंडस में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मालूम होनी चाहिए जो कि सिलेक्शन में रोल प्ले करती हैं। तो एरास्मस फंड स्कॉलरशिप एक ऐसी वाहिद स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी पूरी प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है। आपका सीजीपीए ओनली मैटर नहीं करता, आपकी पूरी प्रोफाइल के ऊपर आपकी जो है वो कंसिडरेशन की जाती है। और उसमें जो होता है आपकी प्रोफाइल को ब्रेक डाउन किया होता है। क्या मतलब इसका कि आपकी प्रोफाइल का ईच पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी सीजीपीए, आपका लैंग्वेज टेस्ट, आपकी रिकमेंडेशन लेटर, ईच एलिमेंट को कुछ ना कुछ स्कोर दिया होता है। ठीक है, यूजली जो होता है वो स्कोर वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। अगर आपको पता हो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, सो हर प्रोग्राम, हर कंपोनेंट का कोई ना कोई जो है नंबर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ग्रेड करना है आपको आउट ऑफ 100, तो वो जो पूरी प्रोफाइल है, पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको डिवाइड कर देंगे कुछ ना कुछ स्कोरिंग पे। तो क्या होता है, जैसे आपका सीजीपीए पे सबसे ज़्यादा वो अहमियत देते हैं तो उसको 30 से 40% उसको वेटेज दिया जाता है। इस तरह आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं उसको 10% दिया होता है, मोटिवेशन लेटर को आपकी 20% दिया होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी सीवी वगैरह को 10 से 15% दिया होता है। तो इस तरह हर चीज़ को वो डिवाइड कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये वो लोग जिनका सीजीपीए कम है, तो अगर वो सीजीपीए तो ऑब्वियसली इंप्रूव नहीं कर सकते एट दी लास्ट पॉइंट, लेकिन अगर वो बाकी प्रोफाइल पे अपना काम करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं तो जो उनके चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके सीजीपीए ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है लेकिन उनके जो बाकी कंपोनेंट है उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया हुआ। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो अपनी पूरी प्रोफाइल के ऊपर काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि भाई आप किसी एक चीज़ के ऊपर काम करें, नहीं, आप अपनी पूरी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, क्योंकि सीजीपीए तो आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने जो है सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाना है और अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करना है। तो अगर आप बात करते हैं कि भाई चलो ये तो पहला काम हो गया कि भाई चले आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी वेटेज है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा होगा। और मैंने आपको जो पहले पॉइंट्स बताए वो ये है कि लेट्स से अगर आपका 100 में से इन सब में आपको नंबर दिए जाते हैं हर यूनिवर्सिटीज़, लेट्स से मैंने आपको पहले बताई थी कि पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, 3-4 पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ मिलकर प्रोग्राम बना रही होती हैं। तो आपकी प्रोफाइल हर यूनिवर्सिटी के पास जाती है, हर यूनिवर्सिटी आपको 100 में से जो होता है वो नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि एट दी एंड जो है वो आपका एवरेज नंबर जो है, लेट्स से आपके 400 हो गए टोटल नंबर, 400 में से लेट्स से आपके 350 नंबर बन गए, तो जो आपके टॉप 20 होते हैं तो उनको वो स्कॉलरशिप दे देते हैं, और जिनके नीचे होते हैं या उनको एडमिशन मिलता है या फिर उनका एडमिशन नहीं होता। तो ये जो मैंने 100 नंबर है ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, बट यूजली जो होता है वो 5 पॉइंट्स होते हैं, या यूजली जो होता है वो 10 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से वो आपको नंबर दे रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये किस तरह आपकी सिलेक्शन जो है वो काम कर रही होती है। तो आपको नंबर असाइन होते हैं, जिसके टॉप नंबर होते हैं 20 से 25, जितनी भी उनको स्कॉलरशिप देनी होती है हर प्रोग्राम की, तो वो फिर भाई टॉप वाले जो बच्चे होते हैं जिनके नंबर आए होते हैं उनको वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
सो स्कॉलरशिप जो है वो हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट है। सो कुछ की 20 होती हैं, कुछ की 25 होती हैं। तो अगर आपने 3 प्रोग्राम में अप्लाई किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 20 या 25 स्कॉलरशिप है, नहीं, हर प्रोग्राम की 20 या 25 स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं जिसमें वो बच्चों को दे रहे होते हैं, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो होती हैं कि भाई वो ट्यूशन वेवियर दे दिया या फिर कोई और चीज़ हो गई, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो प्रोग्राम डिटेल्स में आपको मालूम हो जाता है। तो जब ये अब आपको समझ आ गई तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपकी सीवी, आपकी मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह और डिप्लोमा वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना है। तो अब अगर बात करते हैं, चलें ये तो आपने कर लिया, डॉक्यूमेंट्स तो आपके इंप्रूव हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, पहली टिप क्या है, आप जिन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के लिए। आपने क्या करना है, आपने ऐसे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है जो कि आपके बैचलर्स के साथ रेलिवेंट हों। तो जितने आपने बैचलर्स में प्रोग्राम्स या कोर्सेज़ लिए हुए हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई वो प्रोग्राम्स में अप्लाई करें चांसेस इंक्रीज़ करने के लिए, जिसकी जो लेट्स से कोर्सेज़ आप पढ़ रहे होंगे इन द फ्यूचर, वो मैच करते हों आपके जो कोर्सेज़ हैं इन द बैचलर्स, ठीक है। यानी आपकी डिग्री रेलिवेंट होनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट जो है वो डिग्रीज़ नहीं मिलेंगी एरास्मस मुंडस में, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन मिलेगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने कोर्सेज़ को मैच कर लीजिएगा कि कोई मिलते जुलते कोर्सेज़ हों। रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर एटलीस्ट 10 से 15% जो होती है इसकी वेटेज होती है रेलिवेंसी ऑफ द प्रोग्राम्स, और इसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। जितना रेलिवेंट होगा ज़्यादा, उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप 3 प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें, 5 प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट आपने मेक श्योर करना है कि भाई जिन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें वो रेलिवेंट हों, ताकि जो आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हों, ठीक है। अब अगर दूसरे मैं आपको टिप्स दूं, क्वालिटी और क्वांटिटी को प्रेफर करें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, और इस वजह से वो हर प्रोग्राम के ऊपर एफर्ट नहीं पुट कर पाते। तो मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हर प्रोग्राम की 20 से 25 स्कॉलरशिप होती हैं। अगर आप टॉप 20 से 25 बच्चों में आएंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आप ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबसे मेन पॉइंट है, रेलिवेंसी वगैरह। उसके बाद आपको माइंड में रखना है ये चीज़ें। तो आप ज़्यादा के बजाय आप कम में अप्लाई करें, 3 में अप्लाई करें, 2 में अप्लाई करें, लेकिन अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करें। क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होंगे, तो मुझे पता है एंड आप ये चीज़ आजमाएंगे भी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा या इतनी एफर्ट आप नहीं पुट कर पाएंगे कि आप हर के लिए आप पूरी एक प्रोफाइल जो है वो आप उसके लिए जो है दोबारा से चेंज करें। नहीं, आप एक जनरल प्रोफाइल ही बनाएंगे जो कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो उससे क्या होंगे, आपके जो चांसेस होंगे वो काफ़ी रिड्यूस होंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कस्टमाइज़ करें अपनी सीवी को। सीवी कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो हैं वो सीवी को कस्टमाइज़ नहीं करते, जनरल सी सीवी बना देते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होंगे ऐड करने के लिए, लेकिन फोकस उन पे करें जो कि आपके प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करें उसके अंदर रेलिवेंट हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई ऐसा स्किल है, कोई ऐसी लेट्स से एक्सपीरियंस है जिसका कोई तुक ही नहीं बनता जो आप जाके आगे पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या होगा, वो आपकी जगह सिर्फ स्पेस लेगा। उसके बजाय आप कोई एक अच्छी चीज़ डाल सकते हैं जो कि उस प्रोग्राम से रेलिवेंट हो, और वो जो है आपका कंसिडर किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि यूजली जो सीवी की वो होती है, हर किसी की प्रोग्राम की डिफरेंट होती है। किसी में 1 पेज रिक्वायरमेंट होती है, किसी की 2 पेज रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी हो, उस रिक्वायरमेंट के अंदर आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज उसको करना है जिसमें आपकी जो स्किल या फिर जिसमें आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो वो मैच कर रहे हो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल सीवीज बनानी पड़े मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए, तो डेफिनेटली एफर्ट पुट करें। इसलिए मैंने आपको इससे पहले वाली जो टिप दी थी कि भाई क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। अब ये समझ आइए आपको कि क्यों वो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर कस्टमाइजेशन के ऊपर काम करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट आपके जो हैं प्रोग्राम्स के। फोर्थ चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कि लोग कहते हैं कि शायद उनके हाथ में नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उनके हाथ में होता है, वो होता है रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स आपके प्रोफेसर जो होते हैं वो आपको लिख के देते हैं, नो डाउट। मेजॉरिटी ऑफ द देम ये आपको कह रहे होते हैं कि यार चलो आप हमें लिख दो तो हम स्टैंप लगा देंगे, और कुछ जो होते हैं वो आपको क्या कह रहे होते हैं कि भाई हम आपको लिख देते हैं। लेकिन आपने उनको डिमांड ये करना है कि भाई वो आपको कस्टमाइज
लिख के दें रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर की भी जो वेटेज होती है वो 10 से 15% होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते। तो आप लोग अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। सो ये आपने मेक श्योर करना है, रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर काम करें। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बहुत रिसेंटली, और मैंने आपको डिटेल से बताया कि एक अच्छा जो रिकमेंडेशन लेटर है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो अगर आप वीडियो जाके देखें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद अगर मैं आपके साथ टिप शेयर करूं वो ये है कि भाई आप अगर हो सके, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आइल्स को ज़रूर दीजिए, ठीक है। अगर आप आइल्स में 6.5 या 6.5 से ऊपर ले सकते हैं तो डेफिनेटली दें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं विदाउट लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो लैंग्वेज की वो होती है वेटेज होती है वो भी 10 से 15% होती है, एटलीस्ट हर प्रोग्राम में इन्होंने रखी होती है। तो मुझे अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछूं कि लेट्स से आप वो बंदे हैं जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और एक और बंदा है जो कि भाई आइल्स लेके बैठा हुआ है, तो अगर आप प्रोग्राम कमेटी में बैठे हों और आपको पता है कि चलो इसने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ली हुई है, इसका आइल्स का टेस्ट है, तो मुझे बताएं सारी प्रोफाइल सेम है, वो किसको रखेगा? हमेशा आइल्स वर्क को रखेगा, क्योंकि उसकी जो प्रोफाइल है और जो उसका टेस्ट है वो क्रेडिबल है एज़ कम्पेयर टू योर एफिशिएंसी लेटर, ठीक है। हमेशा उसको वेटेज ज़्यादा दी जाएगी। तो आपने अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट आपको क्लियर कर सकते हैं, आप 6.5 एटलीस्ट ले सकते हैं या उससे ज़्यादा ले सकते हैं और आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो डेफिनेटली अप्लाई करें। और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा वेटेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी मुफ्त के नंबर हैं अगर आप मिल सकते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो इसके ऊपर मिस आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर जो है ऑब्वियसली उनके लिए डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज टेस्ट को लेना, और वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बेसिस पर ही अप्लाई कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर करना था, 5 डिफरेंट टिप्स एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप जीतने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट टिप्स जो हैं वो शेयर की हुई हैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप वो जाके देखें तो अराउंड तकरीबन 20 वीडियोज़ हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल से कोई ना कोई पॉइंट शेयर किया हुआ है जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके लिए। और वो अगर आप फॉलो करें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो डेफिनेटली टॉप नॉच होगी और आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। सो मैं अब ये वीडियो का इंक्रीज होंगे। सो या दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।